बाप रे, ये लड़का कितनी लड़कियों के साथ है। और एक हम हैं। लड़की को देखते ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे में किसी को प्रपोज क्या करेंगे। बिहार के छोटे से गांव का सीधा सादा लेकिन बेहद होशियार लड़का राजू पहली बार आगरा जाने के लिए तैयार था। अरे इतना छोटा बैग, मैंने जो कपड़े रखे थे सब रख लिए ना? हाँ माँ, आपने तो 5 दिन के सफर के लिए 15 दिन का सामान रख दिया था। आधा निकालना पड़ा। हाँ बेटा, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए ज्यादा सामान रखना हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारी माँ की आदत है, अगर इसे छोड़ दो तो पूरा घर भी बैग में भर दें। तीनों हंसने लगते हैं। अच्छा, पहले ये गरम गरम पराठे खा लो और ये अचार और लड्डू भी रख लो, रास्ते में काम आएंगे। माँ, ट्रेन में भी खाना मिलेगा? अब मिलेगा, लेकिन माँ के हाथ के खाने जैसा स्वाद कहाँ मिलेगा। ये बात तो सही है। राजू, ये तुम्हारा पहली बार इतना लंबा सफर है, इसलिए कुछ बातें ध्यान से सुन लो। जी पापा, बताइए। अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखना, टिकट और पैसे अलग जेब में रखना, किसी अजनबी को अपना बैग मत देना, अगर कोई ज्यादा दोस्ती दिखाए तो थोड़ा संभल कर रहना। जी पापा, मैं सब याद रखूंगा। और ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर रुके तो बिना वजह नीचे मत उतरना, अगर उतरना भी पड़े तो ट्रेन पर नजर रखना। ठीक है पापा। सब बेटा, समय पर खाना खा लेना, पानी की बोतल भरते रहना, रात में देर तक जागना मत। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। माँ की नजर में बेटा कभी बड़ा नहीं होता। कुछ पल के लिए माहौल भावुक हो जाता है। माँ, मैं सिर्फ आगरा घूमने नहीं जा रहा, मैं वहाँ बहुत कुछ सीखूंगा भी, नई जगह देखूंगा, नए लोगों से मिलूंगा। यही बात मुझे तुम में सबसे अच्छी लगती है। हर सफर इंसान को कुछ नया सिखाता है, लेकिन याद रखना, कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए, अपनी मिट्टी और अपने संस्कार कभी मत भूलना। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा पापा। आगरा पहुंचते ही सबसे पहले फोन करना, अगर 1 घंटे भी फोन नहीं आया तो मैं परेशान हो जाऊंगी। सबसे पहला फोन आपको ही करूंगा। राजू घर से निकल जाता है स्टेशन जाने के लिए। स्टेशन पहुंच के वो काफी वक्त तक ट्रेन का इंतजार करता है, पर ट्रेन लेट थी। फिर ट्रेन आती है। राजू ट्रेन की खिड़की के पास बैठा बाहर खेत, नदी और छोटे छोटे स्टेशन देख रहा था। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। आज सच में बचपन का सपना पूरा होने वाला है। किताबों में जितनी बार ताजमहल देखा, हर बार सोचा था कि एक दिन अपनी आंखों से भी देखूंगा। पास बैठे एक अंकल उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। लगता है पहली बार आगरा जा रहे हो बेटा? जी अंकल, पहली बार। पहली बार ट्रेन से भी? नहीं अंकल, ट्रेन से तो पहले भी गया हूँ, लेकिन ताजमहल पहली बार देखने जा रहा हूँ। अच्छा बताओ, सबसे पहले ताजमहल देखकर क्या करोगे? पहले 5 मिनट तो बिना पलक झपकाए देखूंगा, फिर 10 मिनट फोटो खिंचवाऊंगा और उसके बाद घर फोन करके बोलूंगा, अम्मा, किताब वाला ताजमहल सच में इतना ही सुंदर है। अंकल हंसने लगे। तभी सामने की सीट पर बैठे 3 अमीर लड़कों ने उसकी बातें सुन ली। उनके नाम थे यश, कबीर और रोहन। रोहन हंसते हुए, भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ताजमहल देखते ही बेहोश हो जाए, या फिर गेट पर ही पूछ बैठे, भैया आधा टिकट लगेगा या पूरा? हंस लो भाई, हंसने से सेहत अच्छी रहती है। तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बिना वजह हंसने वाले लोग ज्यादा देर तक हंस नहीं पाते। वैसे हो कहां से? बिहार। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर जोर से हंस पड़े। ओहो, बिहारी। भाई सच सच बताना, ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट लिया था या सिर्फ जुगाड़ लगाया? टिकट भी लिया है और सीट भी मेरी ही है, लेकिन लगता है आपकी हंसी बिना टिकट चल रही है। डिब्बे में बैठे कई लोग हंस पड़े। रोहन का चेहरा उतर गया। बहुत जवाब देता है। जवाब नहीं भाई, बस बातचीत कर रहा हूँ। ताजमहल देखने जा रहे हो, वहां अंग्रेज लोग मिलेंगे। अंग्रेजी आती भी है? थोड़ी बहुत आती है। रोहन मजाक उड़ाते हुए, चलो सुनाओ, हाउ आर यू का जवाब क्या होगा? आई एम फाइन, थैंक यू। और अगर कोई बोले व्हाट्स योर नेम? तो मैं अपना नाम बताऊंगा।
आपका आधार नंबर थोड़ी बताऊंगा। पूरा डिब्बा जोर जोर से हंसने लगा। अंकल भी हंसी रोक नहीं पाए। बेटा, तुम्हारा जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा है। अंकल गांव में रहते हैं, लेकिन दिमाग शहर वालों से किराए पर नहीं लेते। अब पूरा डिब्बा तालियां बजाने लगा। रोहन, कबीर और युवराज चुप हो गए, लेकिन रोहन मन ही मन बोला, बहुत उड़ रहा है, ताजमहल पहुंचने दे। ऐसा मजाक बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखिएगा। राजवीर खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगरा पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ घंटे बाद ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन से बाहर निकलता है। पहली बार वो इतने बड़े शहर को देखकर हैरान हो जाता है। चारों तरफ लोगों का चहल पहल था। अरे वाह, इतना बड़ा शहर। वाह, लग रहा पैसा वसूल हो गया मेरा ये आके। खूब मजा करूंगा। अगर माँ पापा भी साथ आते तो और मजा आता। कुछ देर बाद वो ताजमहल पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है और सामने सफेद संगमरमर से बना ताजमहल देखता है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वाह, किताबों में जितना सुंदर लगता था, असल में उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। तभी पीछे से एक गार्ड तेजी से उसके पास आता है। नमस्ते सर, पहली बार आए हैं क्या? हाँ भाई, कैसे पता चला? सर, जो पहली बार आते हैं वही ताजमहल को देखकर मुंह खुला छोड़ देते हैं। राजवीर तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है। अच्छा, मतलब मेरा चेहरा ही बता रहा था कि मैं नया हूँ? बिल्कुल सर, और आपकी किस्मत भी अच्छी है। क्यों? गार्ड रहस्यमयी आवाज में, सिर्फ 1000 रुपए में मैं आपको ताजमहल का ऐसा राज बताऊंगा जो आज तक किसी गाइड ने नहीं बताया। राजू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बाप रे, 1000 रुपए? पास खड़े लोग हंसने लगे। गार्ड भी मुस्कुरा दिया। सर, सब्जी रोज मिलेगी, लेकिन ऐसा राज जिंदगी में एक ही बार मिलेगा। अच्छा, पहले ट्रेलर दिखाओ, फिर पूरी फिल्म खरीदूंगा। नहीं सर, पहले पैसे फिर राज। हम बिहारी हैं भाई, पहले भरोसा करते हैं फिर पैसा देते हैं। सर, अगर मैं पहले राज बता दूं तो आप भाग गए तो? और अगर मैं पहले पैसे दे दूं फिर तुम भाग गए तो? आसपास खड़े लोग जोर से हंसने लगे। गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा। सर, आप बहुत चालाक लगते हैं। नहीं भाई, बस मेहनत की कमाई खर्च करने से पहले 2 बार सोचता हूँ। गार्ड ने आखिरी कोशिश की। चलिए, 1000 नहीं, 800 दे दीजिए। 800 में भी हमारे यहाँ 2 बोरियां आलू आ जाएंगे। ठीक है, 500। 500 में तो मैं पूरे परिवार को समोसा खिला दूं। गार्ड परेशान होकर बोला, सर, आप बताइए कितना देंगे? अगर राज सच में नया हुआ तो 100 रुपए और एक गरम समोसा। गार्ड ने माथा पकड़ लिया। सर, आप मोल भाव करने नहीं, ताजमहल देखने आए हैं। बिहारी आदमी जहाँ जाता है वहाँ हिसाब किताब अपने आप साथ चला जाता है। ठीक है सर, आज आप जीत गए, लेकिन याद रखिए, ताजमहल में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपकी हंसी भी रुक जाएगी। राजू अंदर घूमता रहता है। तभी आगे एक भिखारी आवाज देकर रोकता है। भाई, 50 रुपए दे दो, भगवान तुम्हें करोड़पति बना देगा। अगर तुम्हारी बात सच होती तो पहले खुद करोड़पति बन जाते। अरे भाई, हम तो एजेंट हैं, ऑफर ऊपर से आता है। अच्छा, तो ऊपर वालों से बोलो पहले मेरे बैंक लोन माफ करवा दें। वो प्रीमियम प्लान में आता है, उसका अलग चार्ज है। भाग यहाँ से, काम करके पैसे क्यों नहीं कमाते हो? बाप रे, ये लड़का कितनी लड़कियों के साथ है, और एक हम हैं। लड़की को देखते ही हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे में किसी को प्रपोज क्या करेंगे? राजवीर फिर आगे निकल जाता है। तभी उसने देखा एक विदेशी बार बार अपनी पैंट की जेब, जैकेट और बैग टटोल रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, My diamond is missing. Somebody stole it. आसपास खड़े लोग चौंक गए। क्या हुआ?
सर लगता है कोई बहुत कीमती चीज चोरी हो गई है। विदेशी आदमी लगभग रोने लगा। Now that diamond is worth millions of dollars. Please help me. कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले लोग फोटो खींच रहे थे, अब वहां अफरा तफरी मच गई और सब भागने लगे। सायरन बजने लगे। लाउडस्पीकर पर तेज आवाज गूंजी। सभी लोग ध्यान दें, ताजमहल के सभी गेट तुरंत बंद किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े रहें। सुरक्षा जांच शुरू की जा रही है। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ CISF और पुलिस के जवान फैल गए। मुख्य गेट बंद कर दिए गए। हजारों लोग एक ही परिसर में रुक गए। कोई वीडियो बना रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई चोरी की चर्चा कर रहा था। पापा, हम अब घर नहीं जाएंगे क्या? जब तक चोर नहीं मिलेगा शायद नहीं। उसी भीड़ में राजवीर भी खड़ा था। वह घबराया नहीं। उसकी नजर एक अनजान आदमी पे पड़ी। वो बहुत तेजी से इधर उधर देख रहा है। बाकी लोग जहां घबराए हुए थे, वहीं वो आदमी भीड़ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। सब लोग चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी लोगों को नहीं, रास्तों को देख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। राजवीर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। वह आदमी एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा। जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तो उसने अपने कंधे से काला बैग उतारा और पास की एक लोहे की बेंच के नीचे सरका दिया। फिर वह आराम से सीटी बजाते हुए दूसरी दिशा में चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजवीर ने ये सब अपनी आंखों से देखा। अगर इसमें हीरा है, तो इसने बैग यहाँ क्यों छोड़ा? जैसे ही उसने झुककर बैग को देखने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। रुको, हाथ ऊपर करो। राजवीर घबरा कर खड़ा हो गया। बैग को हाथ मत लगाना। तभी पीछे से वही 3 अमीर लड़के, रोहन, कबीर और यश, भी वहां पहुंच गए। रोहन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सर, हमने इसे काफी देर से इसी बैग के आसपास घूमते देखा है। हमें तो ट्रेन से ही इस पर शक था। इसने हमारा बैग भी चोरी करने का प्रयास किया। सर, कहीं यही चोर तो नहीं? कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए। भीड़ से आवाजें आने लगीं। लगता है यही चोर है। चेहरे से तो सीधा लगता है। आजकल सीधे दिखने वाले ही सबसे बड़े खिलाड़ी निकलते हैं। राजू ने गहरी सांस ली। सर, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने तो इस आदमी को। इंस्पेक्टर ने आगे बोलने ही नहीं दिया। चुप, अब फैसला जांच के बाद होगा। राजवीर समझ गया कि उसकी एक भी बात कोई नहीं सुन रहा। उसी समय वहां पुरातत्व विभाग का एक अधिकारी पहुंचे और बैग खोलते हैं, लेकिन बैग खुलते ही सबकी आंखें फटी रह गईं। अंदर कोई हीरा नहीं था, न कोई पैसा, न कोई हथियार, बल्कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ सदियों पुराना एक रहस्यमयी नक्शा, एक सोने की प्राचीन चाबी और एक पुराने जमाने का मुहर लगा हुआ कागज रखा था। पुरातत्व विभाग के अधिकारी नक्शा देखते ही कांपती आवाज में कहा, यह तो मुगल काल का असली शाही नक्शा है। ये यहाँ कैसे आया? ये सुनते ही पूरे ताजमहल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। क्या सच में ताजमहल के अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य है? भीड़ में खड़े लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। कहीं यह किसी गुप्त सुरंग का नक्शा तो नहीं, या फिर मुगल बादशाहों का कोई ऐसा खजाना जिसके बारे में इतिहास में कभी लिखा ही नहीं गया। पूरा माहौल रहस्य और रोमांच से भर चुका था। शाम हो गया, पर चोर का कुछ पता नहीं चल पाता है। तभी राजवीर ने धीरे से इंस्पेक्टर से कहा, सर, मैंने एक आदमी को यह बैग यहाँ रखते देखा था। और तुमने देखा था? कौन था वो? कैसा दिखता था? सर, उसने काली जैकेट पहन रखी थी, सिर पर कैप थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, फिर जल्दी से बैग रखकर भीड़ में गायब हो गया। मुझे तभी शक हुआ। इतने में वहीं 3 अमीर लड़के आगे आ गए।
सर इसकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल रहा है। हमने इसे कई देर से इसी बैग के आसपास घूमते देखा है। चोर यही है। रोहन मुस्कुराकर बोला, सर ऐसे लोग कहानी बनाना अच्छी तरह जानते हैं। इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। भीड़ में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजवीर बस मुस्कुराता रहा। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? राजू शांत आवाज में बोला, क्योंकि सच को ज्यादा देर तक झूठ के पीछे छिपाया नहीं जा सकता सर। बहुत फिल्मी डायलॉग मार रहा है, हथकड़ी लगाइए इसे। तभी राजू बोला, सर अगर मैं चोर हूं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? अगर मैं बैग चुराता तो उसे यहीं सबके सामने रखकर खड़ा क्यों रहता, भाग क्यों नहीं जाता? कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। ये पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। देखा सर, धमकी भी दे रहा है। देखा सर, धमकी भी दे रहा है। राजू ने मोबाइल इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, सर कृपया वीडियो देखिए, उसके बाद जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। तीनों लड़के घबरा के सारा सच्चाई बता दिए। सर हमने ये सब बदले की आग में किया था। ये लड़का ट्रेन में बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। हमें बार बार नीचा दिखा रहा था, इसीलिए हमने बदले की आग में ऐसा किया। असली बॉस हमारा विक्टर है। इंस्पेक्टर ने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया, पास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तुरंत मंगवाओ और इन तीनों को कहीं जाने मत देना। अब भीड़ का रुख बदल चुका था। अरे लगता है असली खेल तो अब सामने आएगा। जिसे चोर समझ रहे थे शायद वही बेगुनाह है। राजू ने तीनों लड़कों की आंखों में देखते हुए कहा, झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, उसे बचाने के लिए हर मिनट नया झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच को सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है। कोई वीडियो नहीं मेरे पास, मैंने तुम्हारा सच जानने के लिए झूठ बोला। तीनों लड़के पहली बार पूरी तरह खामोश हो गए। उसी समय ताजमहल की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर काले कपड़ों वाला आदमी बैग लेकर भागने लगा। राजवीर उसकी तरफ दौड़ा। रुको! दोनों के बीच ताजमहल के बगीचे में दौड़ शुरू हो गई। विलेन ने बंद रास्ते से निकलने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने शॉर्टकट पकड़ लिया। तुझे रास्ता कैसे पता? भैया बिहारी हैं, खेतों में दौड़ दौड़ कर बड़े हुए हैं। विलेन गुस्से में हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है और भाग जाता है। तभी विलेन सोने की चाबी निकालकर एक पुरानी दीवार के पीछे बने गुप्त ताले में लगा देता है। दीवार खुल जाती है। अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा था, जिसमें मुगल काल की दुर्लभ चीजें और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। विलेन सब कुछ चुराकर विदेश भेजना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सामान उठाता, राजू ने उसे पकड़ लिया। दोनों की फिर लड़ाई हुई। आखिरकार पुलिस भी पहुंच गई। विलेन गिरफ्तार हो गया। पुरातत्व अधिकारी भावुक होकर बोले, अगर आज राजू नहीं होता तो देश की अमूल्य धरोहर चोरी हो जाती। वही गार्ड जिसने पहले 1000 रुपए मांगे थे शर्मिंदा होकर बोला, सर आज से आप जहाँ कहेंगे मैं फ्री में घुमाऊंगा। राजू हंस पड़ा। भाई पहले रेट कम कर देना, फिर लोग खुद आ जाएंगे। सभी लोग हंसने लगे। मीडिया वाले दौड़ते हुए आए। आपने इतनी बड़ी चोरी कैसे रोक दी? राजू मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया। जब अपने देश की विरासत पर खतरा हो तो हर भारतीय को आगे आना चाहिए। वही तीनों लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए कम समझा क्योंकि तुम बिहार से थे। किसी इंसान को उसके राज्य से नहीं, उसके संस्कार और कर्म से पहचानो। एक बिहारी 100 पे भारी।